आप सबको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस टाइमली देख सकें। मैं बज़ाहिर तो बहुत गरीब लड़का था, लेकिन मेरा शुमार ऐसे लड़कों में होता था जिन्हें देखकर दिल फेंक लड़कियों की आह निकल जाती थी। गुर्बत और फलास के बावजूद मेरी ज़ाहिरी हुस्न से किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन अगर मैं अमीर होता तो यकीनन मेरी शख्सियत मज़ीद निखर कर सामने आती। लेकिन जब पेट का दोज़ख भरना हो तो फिर ज़ाहिरी हुस्न किसी काम का नहीं रहता। इस पेट के दोज़ों को भरने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की और अच्छी दिहाड़ी कमा लेता था। लेकिन एक दिन जहाँ मैं काम करता था, वहाँ पर चोरी हो गई और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया और मुझे बहुत मारा पीटा गया और पुलिस को देने की धमकी के नाम से मैं खौफज़दा हो गया। मैं चोर नहीं था, इसीलिए डर गया था और अपनी नाकर्दा चोरी को कबूल करते हुए कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पुलिस के हवाले ना करो। दुकान के मालिक ने मुझ पर तरस खाते हुए मुझे माफ कर दिया। हालांकि ना मैंने चोरी की थी, ना मेरी कोई गलती थी। इसके बाद किसी ने मुझे काम नहीं दिया और मेरा अपना दिल काम करने से उठ गया था। मेरी मेहनत मजदूरी का रास्ता बंद हो गया था और भूख अफलास ने एक बार फिर मेरी जिंदगी पर दस्तक दी थी और अब मैं कई कई दिन तक भूखा रहता था। एक रोग जिंदगी से बहुत ही मायूस हो गया और भूख से हालत हो गई ऐसी, तो सोचा कि इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, इसको खत्म कर देना ही बेहतर है। अपने आप को जान से मारने की नीयत से मैं सड़क पर जा निकला और सड़क पर चलता ही रहा कि कोई गाड़ी आकर मुझे कुचल दे। दूर से मैंने देखा कि बहुत बड़ी गाड़ी आ रही थी। मैं गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और गाड़ी मुझे टक्कर मारती हुई आगे को जाने ही लगी थी कि रुक गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करूं। क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं एकदम से जमीन बोस होकर गिर पड़ा। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैंने एक शख्स को अपने करीब आते हुए देखा था, जो गालिबन इसी गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था जिसने मुझे टक्कर मारी थी। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत ही आलीशान घर के अंदर एक आलीशान कमरे में लेटा हुआ था। पहले तो मुझे समझने में मुश्किल हुई कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं छत की तरफ देख रहा था जिस पर शीशों से बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ था और किसी महल का मंजर पेश कर रहा था। फिर मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो देखा कि सामने कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है, जिसके हाथ में सिगरेट है और बहुत ही कोई रईस ज़्यादा लग रहा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसका हुलिया ऐसे ही था जैसे किसी अमीर रईसज़ादे का होता है। उसने मुझसे कहा कि उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें अभी बेहोशी से होश आया है। मैंने तुम्हारे लिए चाय मंगवाई है, पहले चाय पी लो, फिर हम बात करते हैं। उसके मना करने के बावजूद भी मैं टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसका मुलाजिम मेरे लिए चाय लेकर आया और मुझे वाकई में चाय की बहुत तलब हो रही थी, क्योंकि बेहोश होने की वजह से मुझे चक्कर सर में आ रहे थे और कई दिनों की भूख भी थी। मैंने फौरन से चाय पीना शुरू कर दी। काफ़ी दिनों से मेरे लब चाय के जायके के लिए तरस रहे थे और आज इतने दिनों बाद जब मुझे चाय का जायका महसूस हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मेरी आंखों में आंसू आए तो इस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसलिए चाय को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस शख्स ने एक बार फिर अपने मुलाजिम को आवाज़ दी और मेरे लिए खाना लाने को कहा। इसका मुलाजिम जल्दी से खाना लेकर आया था और मैंने एकदम से खाना शुरू किया और सामने बैठे हुए शख्स का ख्याल नहीं किया कि वो मेरे मुतल्लिक क्या सोचेगा। मुझे तो अभी अपने पेट का दोज़ख भरना था और इसके अलावा मुझे फ़िलहाल कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से नवाला तोड़ा और मुँह में लिया और मैं ऐसे खाता जा रहा था जैसे कि मैं सदियों का भूखा था। थोड़ी देर बाद मैंने नोट किया कि वो शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ है, बगौर मुझे देख रहा है और कुछ सोच रहा है। मैंने खाना ख़त्म किया और उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा था, आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने मुझे खाना खिलाया। अब मैं चलता हूँ। आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। मैंने जवाब में इस शख्स से कहा कि अगर तुमने एहसान का बदला उतारना चाहते हो तो तुम्हें एक मेरा छोटा-सा काम करना होगा और उसके बदले में मैं बहुत सारी रकम तुम्हें दे दूँगा। बहुत सारी रकम का सुनकर तो मैं हैरान रह गया कि कुछ देर पहले मैं भूख और इफ़लास की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था और आज अचानक से किस्मत ने ऐसा फेर लिया है कि मेरे पास बहुत सारी रकम आने वाली है। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है और आप मुझे कितनी रकम देंगे? तो उसने कहा कि वो मुझे 1 लाख रुपए देगा। 1 लाख रुपए का सुनकर तो मुझे अपनी समातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाक़ई में वो शख्स सच बोल रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी 1 लाख की शक्ल नहीं देखी थी। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि 1 लाख रुपए में कितने हिस्से होते हैं। लेकिन अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स कहीं मुझसे बहुत गलत काम करवाने का तो नहीं बोल रहा, किसी का कत्ल या किसी को अगवा करवाने का तो नहीं।
क्योंकि अमीर लोगों का यही काम होता है और इसी किस्म के काम करके वो इतना पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझसे कुछ गलत करवाना चाहते हैं 1 लाख रुपए के बदले, तो हरगिज़ नहीं करूँगा। किसी इंसान का कत्ल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने ऐसी बात बोली कि मैं सोच में पड़ गया। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कत्ल का नहीं कह रहा। बात कुछ मेरी ज़ाती ज़िंदगी की है, मेरे घर के हवाले से है। असल में कुछ महीना पहले मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और फिर मैं अब उस बात पर बहुत पछता रहा हूँ। अगर मेरी बीवी के साथ तुम निकाह कर लो और उसके साथ हलाला कर लो, तो मैं बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और हो सकता है कि मैं इससे भी ज़्यादा दूं। इस अमीरजादे की बात तो मुझे हैरान कर रही थी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं तो बहुत ही कुछ दूर की सोच रहा था, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं था। मेरे लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने हामी भर ली थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके इस काम के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि अभी मैं काजी को बुलवाता हूँ, तुम्हारा निकाह अपनी बीवी से करवा देता हूँ और तुम्हें सिर्फ एक रात ही मेरी बीवी के साथ गुजारनी होगी और सुबह का सूरज निकलते ही तुम इसे तलाक दे दोगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरी बात सुनकर वो शख्स मुतमईन हो गया और उसने फौरन काजी और गवाह को बुला लिया और थोड़ी ही देर में मेरा निकाह उसकी साबका बीवी से हो गया। मैं तकरीबन रात के 8 बजे खुदकुशी करने निकला था और अब रात के 11 बज रहे थे और कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ गई थी। निकाह के बाद जब मैं अपनी मनकूहा के पास जाने लगा तो कमरे के दरवाजे पर वो शख्स मुझे खड़ा हुआ मिला। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है। मैं उसके जज्बात समझ रहा था, लेकिन उसके लिए आसान नहीं था अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी को इस तरह किसी और अनजान के शख्स के हवाले करना, वो भी एक रात के लिए। उस शख्स की आंखों में एक कर्ब और तकलीफ की सी कैफियत थी। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर वहां से हटकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश खता होने लगे थे, क्योंकि मेरे सामने तो जैसे आसमान की कोई परी उतरकर इस कमरे में आ गई हो। मुझे वाकई में इस लड़की पर किसी परी का गुमान हो रहा था। उसकी उम्र 22 से 24 साल के दरमियान लग रही थी और वो बेहद हसीन लड़की थी जो बहुत ही उदास होकर वहां पर नजरें झुकाए बैठी थी और मेरी ही मुंतजिर थी। मैंने दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता से जाकर उसके करीब बैठ गया और उसको देखने लगा। उसमें स्याह रंग का लिबास जेबतन किया हुआ था। शायद वो आज के दिन का शोक मना रही थी ये रंग पहनकर। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस लड़की की किस्मत वो मर्द 2 लिख रहे थे। एक मर्द ने उसे दूसरे मर्द के हवाले कर दिया था, वो भी एक रात के लिए। मुझे ये सब औरत जात की तौहीन लगने लगी थी। अपने आप से मैं शर्मसार हो रहा था। वो कुछ ना बोली। उसकी नज़रें उसकी गोद में रखे हुए उसके दोनों हाथों पर मरकूज थी। वो मुंतजिर थी कि मैं आज की रात उसके हुस्न से फैज़याब हो सकूं और फिर वो वापस अपने साबिका शौहर पर हलाल हो जाए। सुबह के बाद ये कैसा हराम हलाल का खेल तमाशा था। हलाल करके वो लड़की और उसका साबिका शौहर अपने कौन से ईमानी जज्बे की तस्कीन चाह रहे थे। सही काम को गलत तरीके से सही काम तरीके से दोबारा शुरू करने के लिए गलत तरीका इख्तियार कर रहे थे। यहाँ सही क्या था गलत क्या था, मेरा जहन उलझने लगा था और मुझे इस हसीना की मध्यम सी सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी, आप जल्दी अपना काम कर ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो पहला जुमला था जो उस नाजुक सी गुड़िया ने हसीन लड़की ने मुझसे बोला था। जितनी वो हसीन थी उतनी ही उसकी आवाज़ प्यारी थी। वो बहुत उदास लग रही थी और बहुत मजबूर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द अज जल्द अपने साबिका शौहर के पास जाना चाहती है, इसीलिए मुझसे ऐसा बोल रही है कि मैं जल्दी से अपना काम कर लूँ ताकि वो जल्दी दोबारा उस शख्स के निकाह में आ सके। वो शख्स एक खूबरू शख्स था, लेकिन उस लड़की के लायक नहीं था। ये लड़की इतनी प्यारी थी कि मैं इस लड़की के साथ इस शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था। एक लम्हे का मुझे इस शख्स से हसद महसूस हो रहा था, जिसके पास दोबारा वापस जाने के लिए ये प्यारी सी लड़की इतनी शिद्दत से मुंतजर थी। मैं सोच रहा था कि कैसी किस्मत मुझे इस लड़की की तरफ खींच कर ले आई थी, सिर्फ एक रात के लिए ही सही। ये लड़की मेरी दस्तरस में आ चुकी थी, वो भी जायज़ तरीके से। मेरे पास इस लड़की के साथ गुजारने के लिए यही लम्हात थे और सिर्फ आज की रात थी। मैंने सोचा कि आज की रात ये दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी और दोबारा ज़िंदगी में शायद इस लड़की से मेरी कभी मुलाकात ना हो सके। इसलिए मैंने सोचा कि अब जबकि ये एक रात के लिए मेरी दस्तरस में आ चुकी है, तो मैं सब फजूल सोचों को एक तरफ रखते हुए इसके हुस्न जमाल में गुम हो जाता हूँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो मैंने महसूस किया कि उसके दूधिया रंग वाले हाथ लरज रहे थे। यकीनन ये लम्हात इस लड़की के लिए भी बहुत ही अजियतनाक थे, लेकिन हम दोनों को ही इससे गुजरना था। मैं सारी बातें भुलाकर उसके नाजुक से वजूद में गुम हो गया था। सुबह का सूरज निकलने से पहले मेरी आंख खुल गई थी। मैंने गुस्ल किया और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे ही बढ़ा था कि उस लड़की ने एकदम बिस्तर से उठकर फौरन ही मेरे कदमों में वो गिर गई थी और मेरे पाँव पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
मैं उसकी अचानक हरकत पर हैरान हो गया था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने उसे कांधों से थामकर अपने कदमों से उठाया और उसके इस रोने की वजह पूछी तो वो मुसलसल रोती रही। उसके मुंह से जैसे अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। मैंने आराम से उसे सोफे पर बिठाया और उसके आंसू पोंछे और उससे कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो इतना रो रही है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे सारी सच्चाई बताने को तैयार है, लेकिन मुझे उससे ये वादा करना होगा कि वो सारी सच्चाई मैं और अमीरजादे को ना बताऊं और उसकी मदद करूं। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, कहीं ये दोनों मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे थे। शौहर कुछ और कह रहा था और बीवी कुछ और बोल रही थी। कल रात वो अमीरजादा कह रहा था कि उसकी बीवी हलाला करके दोबारा उसके साथ निकाह करना चाहती है, और आज उस लड़की के आंसू तो मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था और उसके आंसू तो जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की इतनी दुखी होगी ये। मैंने कहा कि तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? तुम्हारे शौहर ने तो मुझसे कहा है कि तुम हलाला करके दोबारा उससे शादी करना चाहती हो और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें उसके साथ अपने साथ ले चलूं। तुम्हें मेरा साथ चाहिए, आखिर क्यों? उसने कहा कि एक बार तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ से निकालो, सुबह की रोशनी होने से पहले कुछ भी करके मुझे इस घर से निकालो। फिर मैं यहाँ से निकल कर ही तुम्हें बताऊंगी कि असल बात क्या है। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, सुबह का सूरज निकलने वाला ही होगा। थोड़ी देर में अगर रोशनी हो गई तो वो शख्स यहाँ पर आ जाएगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। और ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि वो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देगा। 1 लाख रुपया तो दूर की बात, वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा, उल्टा तुम्हें कत्ल करके यहाँ से तुम्हारी लाश ऐसे गायब करवा देगा कि तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकेगा। बेहतर यही है कि यहाँ से भाग चलो, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। उस लड़की की बातों से मैं खौफजदा हो गया था। ये अमीर लोगों की भी अजीब कहानियां होती। मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी। वाकई अमीर लोग किसी को जान से मारने से पहले इतना सोचते नहीं हैं। मुझे तो शुरू से ही ये शख्स कुछ अजीब तबीयत का मालिक लग रहा था। हलाला करवाने के पीछे इस शख्स का क्या मकसद था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी था, अब इस लड़की की बात मानने के लिए मुझे सुबह होने से पहले इस लड़की को लेकर यहाँ से निकलना था। लेकिन मैं तो इस घर के रास्तों के बारे में भी नहीं जानता था। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम यहाँ से बाहर कैसे हम निकल सकते हैं? बाहर तो इस शख्स के गार्ड खड़े हुए हैं। इस लड़की ने कहा कि मेरे पास यहाँ से खुफिया रास्ता है निकलने का, लेकिन इससे पहले बहुत मेहनत दरकार है। इस लड़की ने कहा कि वो दो काफी दिनों से इस कमरे में कैद है। तकरीबन इसे इस कमरे के कैद हो जाए 4 माह 10 दिन हो गए, यानी इसे इस कब्र में अपनी इद्दत पूरी कर रही थी। इसी दौरान इसने इस कमरे की खिड़की तोड़कर एक रास्ता बनाया है जिसका इस शख्स को इल्म नहीं है। ये खिड़की तोड़ने का और रास्ता बनाने में इसकी मुलाजमा और एक वफादार मुलाजिम ने बहुत मदद की। वो दोनों भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते थे। अब इन दोनों ने मेरा रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैं इस लड़की के साथ जल्दी से खिड़की अबूर करके वहां से निकला तो इसके दोनों मुलाजिम, जो कि शायद मियाँ बीवी थे, आपस में इसके मुंतजर थे, और इसकी बीवी ने एक बुर्का इस लड़की को दिया और लड़की ने फौरन उस बुर्के को पहन लिया, और उसके मुलाजिम ने मुझे दूसरे कपड़े दिए और कहा कि मैं अपना लिबास और हुलिया तब्दील कर दूं। मैंने फौरन से अपना हुलिया तब्दील किया और इन लोगों ने पहले ही एक जेर जमीन रास्ता वहां से बनाया हुआ था। वो रास्ता काफी तंग था। मैं वहां से गुजरते हुए बहुत मुश्किल पेश कर रहा था। हमसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। इस छोटे से रास्ते से गुजरते वक्त से लेकर थोड़ी दूर जाने के बाद हम गली के दूसरे तरफ आ गए थे। वाकई में इस लड़की के वफादार नौकर और नौकरान ने काफी बंदोबस्त कर लिया था। इतने अरसे में ये जेर जमीन छोटी सी सुरंग खोदना कोई आसान काम नहीं था। यकीनन इन्हें बहुत दिक्कत से वक्त लगा होगा, लेकिन सही वक्त पर यह सुरंग काम आई थी, और फिर दोबारा से शायद उन्होंने ये सुरंग जल्दी से भरनी शुरू कर दी थी। हम दोनों बाहर निकले तो वहां पर पहले से एक गाड़ी हमारी मुंतजर थी। शायद उस गाड़ी का बंदोबस्त भी उस लड़की के दोनों मुलाजिम और मुलाजमा ने पहले कर रखा था, और हम दोनों इस गाड़ी में सवार होकर बहुत दूर निकल गए थे। गाड़ी रेलवे स्टेशन तक आकर रुकी थी और हम ट्रेन में बैठ गए थे। अब ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी और मैं इस लड़की को देख रहा था। इस लड़की के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो बहुत ज्यादा खौफ था, अब इसमें मुझे कमी महसूस हो रही थी। हम लोग जहाँ जा रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता था। बहुत सारे शहरों से गुजरने के बाद हम सिंध से होते हुए अंदरूनी पंजाब के इलाके में दाखिल हो चुके थे। एक छोटे से शहर में उतर गए। छोटे से शहर के एक छोटे से घर में हमारा पड़ाव था। हम वहां आ गए। यहाँ आकर इस लड़की ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गई। इस लड़की ने बताया कि एक अमीरजादा पहली नजर में ही इसकी मोहब्बत का शिकार हो गया था। इसके घर रिश्ता भेज दिया और इसके वालिदैन ने पैसा देकर इस लड़की की शादी इस अमीरजादे से करवा दी, और जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। 2 साल तक औलाद नहीं हुई तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि मेरा शौहर बांझ है। ये बात सुनकर मेरा साहब शौहर का परेशान हो गया।
उसकी दिन ब दिन हालत गैर होती जा रही थी। उसे औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा दौलत थी। उसे अपना वारिस चाहिए था। लेकिन ये सब उसके बस की बात नहीं थी। बहुत महँगी इलाज करवाने पर भी जब औलाद नहीं हुई तो वो शख्स डिप्रेशन में चला गया और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसके बाद तुम्हारा हलाला किससे करवा दूँगा और फिर हलाले के बाद जो औलाद हमें होगी, मैं इसे अपना नाम देकर दुनिया के सामने ज़ाहिर करूँगा। उसने कहा कि इसके दोस्त, अहबाब और ख़ानदान वाले चहमगोइयाँ करने लगे हैं कि ज़रूर इसमें कोई कमी है इसलिए औलाद नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों ने औलाद के लिए इसे दूसरी शादी का भी मशवरा दिया लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि कमी मुझ में नहीं थी, उसमें थी। मैंने उससे कहा कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, उसका साथ चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ बगैर हालात के रहने को तैयार हूँ। लेकिन वो नहीं माना। उसके ज़हन में अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें चल रही थीं। मैंने कहा कि हम किसी के बच्चे को गोद लेते हैं तो उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया मुझ पर हँसेगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं बांझ हूँ और मैं किसी को ये पता लगने देना नहीं चाहता कि मेरे अंदर कमी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं बाप बन सकता हूँ और इस मकसद के लिए मुझे तुम्हारा हलाला करवाना होगा। ये सब मुझे अपनी ज़ात की तौहीन लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे तलाक दी, तो मैं वहाँ से जाने लगी लेकिन उसने मुझे पकड़कर अपने घर में कैद कर लिया और कहा कि जब तक मैं तुम्हारा हलाला नहीं हो जाता, तुम कमरे से बाहर कदम नहीं निकालो। मैं पिछले 5 महीने से इस घर में कैद थी। मैंने इस तरह हलाला करने से साफ इनकार कर दिया, ये गुनाह था और मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं करना चाहती थी। फिर वो अपने जज़्बात पर काबू ना रख सका और तलाक के बाद भी मेरे करीब आने लगा। मैंने उसे अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। मैंने उसकी मिन्नतें की कि मेरे साथ ये काम ना करे, मेरे वजूद को गलीज़ नापाक ना करे। तो उसने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे नापाक ना करे तो मुझे हलाला की शर्त माननी होगी। मजबूरी में मैंने शर्त मान ली थी लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यही तरकीब सूझी कि अगर मेरा तुम्हारे साथ निकाह हो ही गया है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही भाग जाऊं। मेरा हलाला पहले से ही भागने का प्लान था। इसीलिए मेरे वफादार मुलाजिम और उसकी बीवी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की ताकि मैं वक्त से पहले वहां से निकल जाऊं। लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मुझे हिम्मत आ गई थी कि मैं अब अकेली नहीं, मेरे साथ एक ऐसा मर्द है कि अब मैं जिसके निकाह में आ चुकी हूँ। ये निकाह की ताकत थी कि जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वहां से फरार हो सकूं। तुमसे निकाह से पहले मैं अपने आप को तन्हा और कमजोर महसूस कर रही थी लेकिन तुम्हें देखकर मुझे हौसला हुआ था। तुम्हारे लिए शायद इस निकाह की अहमियत चंद घंटों के लिए थी लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी भर का फैसला था। जब मुझे साबिका शौहर ने बताया कि इसे गुर्बत और फलास के मजबूर होकर एक खूबरू नौजवान मिल गया है हलाला के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम भी मेरी तरह मजबूर हो। आज से पहले मैंने भागने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मुझे मौका तब मिला जब मेरा निकाह तुमसे हो चुका था और तब मुझे समझ आया कि मेरा निकाह और तुम्हारा साथ में किस्मत में लिखा हुआ था। इसलिए अब तक मुझे मौका नहीं मिला था किस तरह इस किस्म से तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और मुझे हम तुम्हारी झोली में डाल दिया। तब मुझे किस्मत का सारा खेल समझ में आ गया। मैंने एक ही रात में तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करने का फैसला कर लिया था। मैं उसकी बातों पर हैरान हो रहा था। वो पके हुए आम की तरह मेरी झोली में जैसे आ गिरी थी। कहा तुम्हें जिंदगी से मायूस होकर बिल्कुल अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा था और कल रात ही अपनी जिंदगी की आखिरी रात समझ रहा था। कहा मेरी जिंदगी की आज इतनी हसीन शुरुआत हो गई जिसका मुझे कल तक गुमान नहीं था। लेकिन अचानक ही एक मुझे एहसास आते ही शर्मिंदगी हुई। तो उसने मेरे चेहरे के तासुरात को भांपते हुए मुझसे सवाल किया कि मैं परेशान क्यों हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं तो इस कदर गरीब हूँ कि भूखे मारे खुदकुशी करने निकला था और अब अपना पेट पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे अपने साथ रख सकता हूँ। मैं खुद फाकों की जिंदगी गुजार रहा हूँ इतने अरसे से, लेकिन अब तुम्हें फाकों में नहीं रख सकता। बेहतर यही है कि तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। तुम जैसी महलों में रहने वाली के लिए मेरे छोटे से घर में कोई जगह नहीं हो सकती है। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि हम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और मेहनत करते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर लूंगी और तुम भी मेहनत मजदूरी करना। हम दोनों जिंदगी की गाड़ी को लेकर चलेंगे। मैं ऐशो आराम की दुनिया छोड़कर आई हूँ। मैंने मेरी इतनी बदसूरत जिंदगी को देखा है कि जिसके बाद मुझे अमीर लोगों और इनकी जिंदगियों में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं खुद भी पहले एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। वो तो बस इस अमीरजादे का दिल मुझ पर आ गया तो कुछ सालों में इसने मुझे हाथों का छाला बनाकर रखा। वो मुझसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता था लेकिन तलाक वाली बात और फिर हलाले वाली बात और तलाक के बाद जब वो मेरे पास नाजायज़ ताल्लुक कायम करने के लिए आया था तो मेरी नज़रों में उसी वक्त गिर गया था। तब मुझे समझ में आया ये शख्स मेरे लायक ही नहीं है। मैंने इससे कहा कि तुम खिलते गुलाब की मानंद हो, मेरे साथ रहकर मुरझा जाओगी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मैं वापस अपने शहर में नहीं गया था। हम जिस घर में आए थे ये इसके किसी दूर के रिश्तेदार का घर था। इन लोगों ने कुछ अर्सा हमें साथ रखा और फिर हमने अपना बंदोबस्त कर लिया। मेरी बीवी ने नौकरी शुरू कर दी थी और मैंने भी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी।
اور ہمارے حالات کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ لڑکی، اس کے نصیب کا رزق جو تھا میرے مل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے نصیب میں رزق عورت سے آتا ہے، اور جب تک میری زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی تب تک میرے نصیب میں شاید رزق نہیں لکھا تھا۔ جب یہ لڑکی میری زندگی میں آئی تو پھر مجھے بھی ہمت آ گئی، اور آہستہ آہستہ میں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جو کہ میں نے اس کے زیور کو بیچ کر شروع کیا تھا۔ یہ اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی بہت قیمتی کنگن تھے، اور اس کے گلے میں پہنا ہوا قیمتی ہار تھا، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ ہم نے بہت سارے ٹھکانے بدلے تھے تاکہ اس امیر زادے کو ہمارا کبھی پتہ نہ چل سکے۔ بالآخر ہم چھوٹے سے شہر کے ایک کونے میں مستقل طور پر رہنے لگ گئے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں حالات کی ماری ہوئی ہے، اور اس نے بہت اذیت کا وقت اس محل نما گھر میں دیکھا تھا۔ اس لیے اب اسے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور بجائے مرجھانے کے وہ 2 دن تھی، نکھرتی ہی جا رہی تھی دن بدن۔